बहुत पुरानी बात है। एक दूर जंगल के कोने में एक गरीब दूध वाला अपनी पत्नी के साथ रहता था। गोपी रोजाना ही अपनी बकरी से ढेर सारा गाढ़ा दूध निकाला करता था, परंतु उसकी बकरी कोई आम बकरी नहीं थी। उसके दूध में रोजाना कुछ हीरे निकलते थे। देखो स्वामिया, अब तो हमारी बकरी दूध में हीरे भी देने लगी है, परंतु इस बात का मेरे भाई को बिल्कुल भी पता नहीं चलना चाहिए। अब तो मेरा भाई भी मेरे ही साथ काम करता है, हमें उससे ये बात छुपा कर रखनी होगी। हाँ, कह तो आप ठीक रहे हो। आपका भाई है भी बहुत ज्यादा चालाक। अगर उसे पता चल गया तो वो तो सारे हीरे रात को आकर चुरा ले जाएगा यहाँ से। हमें सच में उससे ये सब बात छुपा कर रखनी होगी। बस हम उससे रोजाना दूध दिया करेंगे, हीरों के बारे में कभी भी नहीं बताएंगे। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रही हो, ऐसे ही करूँगा। जब मैं दूध निकालने जाऊँगा तो उस समय उसको किसी काम से बाहर भेज दूंगा और उसके पीछे मैं सारे हीरे गायब कर दूंगा। फिर जब वो आएगा तो उसे दूध बेचने जाने के लिए भेज दूंगा। हाँ, जब हमारे पास ढेर सारे हीरे जमा हो जाएंगे ना, तो फिर हम इन हीरों को किसी सुनहार के पास ले जाएंगे और मुंह मांगे पैसे मांगेंगे, क्योंकि ये हीरे बहुत ज्यादा खास लगते हैं दिखने में। गोपी और रमन दोनों भाई ही गरीब थे, परंतु वो सेठ रमन लाल के घर पर काम करते थे। इसी कारण से सेठ रमन लाल ने उनको रहने के लिए घर भी दिया हुआ था। परंतु आज सेठ रमन लाल ने किसी गुस्से में आकर उन दोनों को अपने पास बुलाया था। हाँ भाई, अब तुम दोनों भाई मुझे यहाँ एक साथ बर्दाश्त नहीं हो रहे हो। तुम दोनों मिलकर कुछ भी काम नहीं करते हो, दोनों मुझे बेवकूफ बनाए जा रहे हो। अब मैं तुम में से किसी एक को आज निकालने वाला हूँ। अब तुम दोनों में से तय कर लो किसको जाना है यहाँ से। मैं यहाँ तुम दोनों की बकवास सुनने नहीं आया हूँ। जल्दी करो, जल्दी करो, जिसको जाना है जाए यहाँ से। अब तुम दोनों में से किसी एक को ही मैं यहाँ पर रख सकता हूँ, उससे ज्यादा मेरे पास पैसे भी नहीं है तुम दोनों को देने के लिए। अब मैं मुफ्त की रोटी नहीं खिलाता किसी को। सेठ जी, ये आप क्या कह रहे हो? ऐसे तो हम दोनों रास्ते पर आ जाएंगे। आप हमें इतनी पगार तो देते नहीं थे कि हम अपना अच्छा सा कोई रहने का घर बना लेते। इसीलिए हमारे पास रहने को तो कोई जगह नहीं है अभी। देख वर्मा, तू ही समझा सेठ जी को कुछ, इनको तो समझ में नहीं आ रही है। ऐसा समझते हैं कि हम इनके गुलाम हैं, गुलाम। थोड़े से ही पैसों में ये हमें जब तक काम पर रखना चाहे जब तक रखे और जब चाहे निकाल दे। ऐसा तो नहीं होता। हाँ, गरीबी तो इतनी है और ऊपर से जबान 10 गज लंबी। मेरे सामने बकवास करने की जरूरत नहीं है। सुन वर्मा, तुझे अगर यहाँ रहना है तो रह ले, अपने भाई को यहाँ से जाने दे। ये बहुत ज्यादा जबान लड़ा रहा है, मैं इसे यहाँ रखना भी नहीं चाहता हूँ। हाँ सेठ जी, मैं तो आपके साथ ही रहने वाला हूँ। आपके सारे काम मैं ही करूँगा आपसे। अरे मैं अपने भाई के साथ भला क्यों जाऊँगा, जब मुझे इतने अच्छे सेठ मिले हैं जिन्होंने मुझे इतने प्यार से अपने घर में रखा हुआ है। वर्मा, ये तू क्या कह रहा है? तुझे तो मेरा साथ देना चाहिए और तू मेरा ही भाई होकर इस लालची सेठ का साथ दे रहा है। ये लालची सेठ है, आज अगर मुझे निकाल रहा है तो कल तुझे भी निकाल देगा। अरे बस करो भैया, बस करो। मैं अब और ज्यादा अपने प्यारे सेठ जी की बुराई नहीं सुन सकता हूँ। मैं तुमसे हाथापाई ना कर बैठूं। चले जाओ यहाँ से, कोई जरूरत नहीं है मेरे सेठ जी को परेशान करने की बिल्कुल भी। ये हुई ना कोई बात। अब तू मुझसे बहुत ज्यादा जबान लड़ा रहा था, निकल जा यहाँ से, चला जा मेरा घर छोड़ के। मैं अब तुझे यहाँ पर नहीं रखूंगा अपने पास। और तेरा भाई बहुत समझदार है, जो उसने कोई भी बेवकूफी नहीं की तेरे साथ जाकर। बस यूं ही सेठ रमन लाल गोपी को अपने घर से निकाल देता है और गोपी का सगा भाई भी गोपी के किसी काम नहीं आता। गोपी यूं ही
दिन भर मारा मारा धूप और गर्मी में अपनी पत्नी के साथ फिर रहा होता है। देख रही हो सौम्या, क्या समय आ गया है। मेरे ही अपने भाई ने मेरा साथ ना देने के बजाय उस लालची सेठ का साथ दिया है। उसके ही कारण अब हम ऐसे सड़कों पर घूम रहे हैं। सुने जी, इस तरह सड़कों पर घूमने से कुछ भी नहीं होगा। हमें जल्द ही कुछ न कुछ सोचना पड़ेगा। रहने का जल्द ही कोई बंदोबस्त करना होगा, वरना आखिर कब तक हम ऐसे ही सड़कों पर घूमते रहेंगे। हाँ, सही कह रही हो तुम, परंतु चिंता मत करो, मैंने कुछ सोच रखा है। देखो, जंगल में जाते हैं और वहाँ पर रहते हैं। वहाँ हमें कोई भी परेशान नहीं करेगा। वहाँ हम अपना छोटा सा झाड़ियों से झोपड़ा बना लेंगे और अभी जो पैसे मेरे पास हैं, उन पैसों से मैं एक बकरी खरीद लेता हूँ। बकरी का दूध निकाल कर बेचा करूँगा। उससे ही जो पैसे आएंगे उससे हम अपना गुजारा कर लिया करेंगे। हाँ, कह तो आप ठीक ही रहे हो। वैसे भी हमारे गांव वाले इतने अच्छे नहीं हैं कि हमें गांव में झोपड़ा लगाने दें। अगर हम गांव में अपनी छोटी सी झोपड़ी लगाएंगे तो सब हमें ताने मार मार कर ही मार डालेंगे। इससे अच्छा सबसे अलग जंगल में जाकर ही हम अपना झोपड़ा लगाते हैं। और हाँ, चलिए एक बकरी खरीद देते हैं ताकि उसके दूध को बेचकर हमारा गुजारा भी हो सके। कुछ ही देर में गोपी बाजार पहुँच जाता है और वहाँ पहुँचते ही वो एक बहुत ही खूबसूरत प्यारी सफेद सी बकरी खरीद लेता है। जो बकरी दिखने में तो बहुत खूबसूरत थी, परंतु वो एक रहस्यमयी बकरी थी। कुछ ही देर में गोपी जंगल में अपनी बकरी को ले जाता है और वहाँ जाकर अपना झाड़ियों से एक बड़ा सा झोपड़ा बना देता है। अब गोपी अपनी बकरी का दूध निकालने लगता है और यहीं से अपने नए काम की शुरुआत करने लगता है। वे बकरी एक रहस्यमयी बकरी थी। इसी कारण से उस बकरी के दूध में ढेर सारे हीरे निकलते हैं। अरे बाप रे बाप, ये देखो सौम्या, इस बकरी के दूध में से इतने सारे हीरे निकले हैं। इनकी चमक तो देखो, कितने ज्यादा चमक रहे हैं ये हीरे। पता नहीं कितने महंगे होंगे। हाँ, चमक भी बहुत रहे हैं और ये तो महंगे भी बहुत ज्यादा लग रहे हैं। परंतु मुझे तो समझ नहीं आ रहा है, बकरी के दूध में ये हीरे कहाँ से आए होंगे। कहीं ये बकरी कोई जादुई बकरी तो नहीं है, जैसे कि हमने एक बार सुना था कि किसी की मुर्गी ने सोने का अंडा दिया था। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही होगा। जब लोगों की मुर्गियां सोने के अंडे दे सकती हैं, तो भला हमारी ये बकरी अपने दूध में हीरे क्यों नहीं दे सकती। जरूर ये कोई ना कोई जादुई बकरी है। तो फिर क्या कहते हो अब आप, हमें क्या करना चाहिए? क्या हम इन हीरों को बेचने जाकर, या फिर हमें अभी अपने पास संभाल के रखने चाहिए ये हीरे? और पता नहीं, क्या पता कल भी जब ये बकरी दूध दे तो उसमें भी हीरे निकले। अरे हाँ, कह तो तुम ठीक रही हो सकता है कल भी इसके दूध में से हीरे निकले। फिर हम एक काम करते हैं, इसके हीरे एक साथ जमा कर कर ही बेचेंगे। अगले दिन भी जब गोपी अपनी बकरी का दूध निकालता है तो आज भी उस बकरी के दूध में काफी सारे हीरे होते हैं। ये देखकर गोपी समझ जाता है कि रोजाना उसकी बकरी अब उसे हीरे देने वाली है। दूसरी तरफ गांव में वर्मा से आज छोटी सी गलती हो गई होती है, जिस गलती पर उसका सेठ आज वर्मा को भी घर से बाहर निकाल रहा होता है। और क्षमा कर दीजिए सेठ जी, मुझसे वो गलती जानबूझकर नहीं हुई है, गलती से कर दी थी मैंने वो गलती। क्षमा कर दीजिए सेठ जी, क्षमा कर दीजिए। मुझे इस तरह से घर से मत निकालिए, मैं तो अकेला हूँ, कहाँ पर रहूँगा। वो सब मैं नहीं जानता, कहीं पर भी जा तू, मैं तुझे अब अपने घर में नहीं रखूंगा।
मुझे अपने घर में ऐसे काम करने वाले चाहिए जो कि कभी भी कोई गलती ना करे। तू और तेरा भाई ऐसे ही है, तभी मैंने पहले तेरे भाई को निकाला, अब मैंने यहाँ से तुझे भी आज निकाल दिया है। चला जा यहाँ से, दफा हो जा। इसका मतलब सेठ जी, भैया सही ही कह रहे थे कि आप बहुत ज्यादा लालची हो। जब आपका काम पूरा हो जाएगा तो आप मुझे भी यहाँ से निकाल दोगे, और आपने वैसा ही किया। इससे तो अच्छा मुझे अपने भाई की बात मान लेनी चाहिए थी। तू अपने भाई की बात मान भी चुका होता तो भी तू आज रो रहा होता। तेरा भाई भी कहीं सड़कों पर घूम रहा होगा। तू भी निकल जा यहाँ से, और जा और अपने भाइयों के साथ जाकर ऐसे ही सड़कों पर घूम। बस अब यूं ही सेठ रमनलाल वर्मा को भी अपने घर से बाहर निकाल देता है और वर्मा को अपनी गलती का अच्छे से एहसास होता है। लालची सेठ, इसकी बातों में आकर मैंने अपने भाई से लड़ाई कर ली। अब पता नहीं वो मुझे क्या कहेगा जब मैं उसके पास जाऊंगा। जाता हूँ उसके पास, देखता हूँ कि वो क्या काम कर रहा है। अगर कोई सही काम कर रहा होगा तो मैं भी वही काम करके अपना गुजारा तो कर लूंगा कम से कम। अब वर्मा अपनी गलती पर पछताता हुआ अपने भाई गोपी के पास आ जाता है काम मांगने के लिए। अरे वर्मा, क्या हुआ? तू यहाँ पर क्या कर रहा है? तू तो सेठ के साथ रह रहा था ना, फिर भला यहाँ पर क्यों आया है? तूने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। चला जा यहाँ से, यहाँ पर आने की जरूरत नहीं है तुझे। गोपी भाई, मुझे क्षमा कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैंने उस सेठ का साथ नहीं देना चाहिए था। तुम सही कह रहे थे, वो सेठ बहुत लालची है। उसका काम पूरा होते ही आज उसने मुझे भी अपने घर से बाहर निकाल दिया है। वो तो मैंने तुझे पहले ही बता दिया था, परंतु तू किसी की सुनता कहाँ पर है। करके देख ली ना तूने अपनी। अब क्या मिला तुझे? उस सेठ ने तुझे लात मार के अपने घर से बाहर निकाल दिया। ना ही इज्जत रही और ना ही रहने को कोई जगह। अब यहाँ पर क्यों आया है? गोपी भैया, मुझे क्षमा कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैंने तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, परंतु मुझे क्षमा कर दो। अब मैं यहाँ पर तुम्हारे पास कोई काम मांगने के लिए आया हूँ। अगर कोई काम हो तो मुझे दे दो। हाँ, मैं तुम्हारे साथ रहूँगा नहीं, पर कोई काम हो तो जरूर दे दो। ठीक है, मैं तुझे यहाँ पर रहने तो कभी भी नहीं दूंगा, परंतु हाँ, मेरे पास काम जरूर है। काम मैं तुझे दे सकता हूँ। तू एक काम कर, मैंने दूध बेचने का काम शुरू किया है। अभी तू यहाँ से जा और थोड़ी देर के बाद आना। मैं तुझे जब तक बकरी का दूध निकाल कर दे दूंगा, फिर तू वो दूध ले जाकर जिन जिन घरों में मैं कहूँ उन घरों में दे देना और उनसे पैसे भी वापसी पर ले आना। ठीक है भैया, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जो तुमने मुझे काम दिया। अब इस काम से मैं अपना कुछ ना कुछ गुजारा तो कर ही लूंगा। ठीक है, फिर मैं जाता हूँ और थोड़ी देर के बाद दूध लेने के लिए आता हूँ। गोपी वर्मा को वहाँ से भेजकर अब अपनी बकरी का दूध निकालने लगता है। गोपी वर्मा को हीरों के बारे में नहीं बताना चाहता था, इसी कारण से उसने वर्मा को वहाँ से भेज दिया था। ये लो स्वामिया, ये सारे हीरे संभाल कर छुपा कर रख दो। इसके बारे में वर्मा को बिल्कुल भी पता नहीं चलना चाहिए। वो बहुत ज्यादा लालची है और थोड़ा सा पागल भी है। उसको पता लगा तो वो जरूर इन हीरो को चुराने की कोशिश करेगा, और अगर उसने किसी को बता दिया तो वो तो हमारी बकरी चुराने ही आ जाएंगे फिर। हाँ, आप कह तो ठीक रहे हो। आपका भाई वैसे भी बहुत ज्यादा तेज है। वो जरूर इन हीरो को चुराने की कोशिश करेगा। हमें उससे ये बात छुपा कर रखनी होगी। और वैसे भी पहले आपके भाई ने कौन सा हमारा साथ दिया जो कि वो अब देगा। आपके भाई पर भरोसा नहीं कर सकते हैं, इसीलिए पहले ही ये हीरे छुपा देती हूँ मैं। हाँ,
मैं उसे अच्छे से जानता हूँ। ना उसने पहले कभी मेरा साथ दिया है और ना आगे कभी देगा। वो हमेशा दूसरों को ही अच्छा समझ रहा होता है, इसीलिए उससे तो छुपा कर ही रखना पड़ेगा ये सब। वो मुझसे जलता भी है। हाँ ठीक है, हम वर्मा को कुछ भी नहीं बताएंगे, उससे अपनी बकरी के बारे में बिल्कुल भी नहीं बताएंगे। और हाँ, मैं जल्दी से बस ये हीरे छुपा देती हूँ, फिर आप उसको यहाँ पर बुलवा लीजिए और दूध भी भिजवा दीजिए लोगों के घरों पर। जब हमारे पास ढेर सारे हीरे जमा हो जाएंगे तो हम उन हीरों को बेचकर जो भी पैसे होंगे उनमें से कुछ पैसों से हम वर्मा को भी एक नया घर लेकर दे देंगे, ताकि वो भी खुश रह सके। बस अब स्वामिया वे हीरे छुपा देती है। इतने में वर्मा भी वहाँ पर दूध लेने के लिए आ जाता है। हाँ वर्मा, आ गया तू। ये ले, दूध निकाल कर रख दिया है मैंने। अब जल्दी से जा और सेठ जी के घर के बराबर के जो 4 घर हैं, उन चारों घरों में ये दूध देकर आ जा और उनसे पैसे जरूर लेकर आना। हाँ, वो तो मैं कर ही लूँगा, परंतु मुझे समझ नहीं आ रहा है, ये भैया ने मुझे दूध निकालने के समय यहाँ से भेज क्यों दिया था? ये मेरे सामने भी तो दूध निकाल सकते थे ना बकरी का। मुझे लगता है जरूर कोई ना कोई बात है जो मुझसे छुपाई जा रही है। आज मैं छुप कर देखूंगा कि आखिर ऐसा भी क्या है। बस ऐसा सोचकर वर्मा वहाँ से वे दूध लेकर चला जाता है। रोज की तरह आज भी गोपी वर्मा को देने के लिए अपनी बकरी का गाढ़ा गाढ़ा दूध निकाल रहा होता है। तभी रोज की तरह उस बकरी के दूध में से आज भी हीरे निकलते हैं, परंतु आज ये सारा माजरा छुपकर वर्मा देख रहा होता है। बाप रे बाप, इतना बड़ा धोखा! मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मेरा भाई मुझे इतना बड़ा धोखा दे सकता है। ये तो मेरे साथ बहुत नाइंसाफी हो रही है। भैया सारे हीरों के पैसे खुद अकेले ही हड़पना चाहते हैं। मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। एक काम करता हूँ, जाकर इस बकरी के बारे में महाराज को बता देता हूँ। ये तो कोई रहस्यमयी बकरी लगती है। इस रहस्यमयी बकरी के दूध से रोजाना ऐसे ही हीरे निकलते हैं। महाराज इस बकरी को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे और खुश होकर मुझे ही इनाम देंगे। अभी जाता हूँ और जाकर महाराज को सब कुछ बता देता हूँ। बस यूं ही हमेशा की तरह बुरा सोचकर वर्मा आज राजा को सब कुछ बताने के लिए चला जाता है। कहो, क्या कहना है तुम्हें? क्यों आए हो यहाँ पर? कैसे आना हुआ तुम्हारा? क्या कोई समस्या है या हमसे कोई मदद मांगना चाहते हो तुम? बताओ, किस लिए आए हो तुम यहाँ पर आज? महाराज, मैं यहाँ आज अपने लिए नहीं बल्कि मैं तो यहाँ आपके लिए आया हूँ। जंगल में मेरा भाई रहता है, उसके पास एक बहुत ही रहस्यमयी बकरी है। वो रोजाना दूध में हीरे भी देती है। अच्छा, क्या सच में ऐसी भी कोई बकरी होती है? अगर इस तरह की कोई बकरी है तो वो तो सिर्फ हमारे ही पास होनी चाहिए। किसी आम से गरीब इंसान के पास ऐसी अनोखी चीज ये हमें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। हाँ महाराज, जभी तो मैं आपको यहाँ पर अपने साथ उस बकरी के पास ले जाने के लिए आया हूँ। वो बकरी सिर्फ आपके पास ही होनी चाहिए। बस मुझे थोड़ा बहुत खुश होकर इनाम दे दीजिएगा महाराज। बस अब यूं ही वर्मा राजा को सब कुछ बता देता है और राजा सिपाही और मंत्री के साथ अब वर्मा गोपी के पास आ जाता है। अच्छा, तो ये है वो रहस्यमयी बकरी जो के दूध में हीरे देती है। ये तो बहुत ही कोई विचित्र सी चीज है। इसे तो सिर्फ हमारे ही पास होना चाहिए। मंत्री, जल्दी से इस बकरी को अपने साथ ले चलो। बस राजा के ऐसा कहते ही अचानक से पूरे जंगल में घना अंधेरा छा जाता है। कुछ ही देर बाद जैसे ही वह अंधेरा दोबारा से हटता है तो वहाँ एक साधु बाबा खड़े होते हैं और वे चारों
एक मोटी रस्सी से बंध चुके होते हैं। सुनो गोपी, ये रहस्यमयी बकरी सिर्फ तुम्हारे ही लिए है, क्योंकि तुम बहुत ईमानदार और साफ दिल के हो। इसी कारण से तुम्हें जंगल के देवता ने ये रहस्यमयी बकरी वरदान में दी है। ये बकरी सिर्फ तुम्हारे पास ही जीवित रहेगी। अगर इसे कोई और लेकर गया तो इस बकरी की मृत्यु हो जाएगी और फिर ये बकरी किसी के भी किसी काम की नहीं रहेगी। अब तुम इन सबको यहाँ से जाने देना। अब ये तुम्हारी बकरी तुम्हारे पास से नहीं लेकर जाएंगे। बस साधु बाबा के ऐसा कहते ही राजा समझ जाता है कि वो बकरी उसके लिए नहीं है और वो उस बकरी को छोड़ देता है। अब ये बकरी हमेशा के लिए गोपी की हो जाती है। उस रात समुद्र पागल सा हो गया था। बिजली चमक रही थी और जोरों की बारिश हो रही थी, जो कि रुकने का नाम नहीं ले रही थी। वीरन और स्वामिया समुद्र के बीचों बीच अपनी कश्ती में फंस गए थे। तभी वहाँ पर उन्हें एक आदमी समुद्र में डूबा हुआ दिखता है। उसे देखकर लग रहा था कि वो कोई राजा महाराजा है, क्योंकि उसने अपने सर पर एक सोने का ताज पहना हुआ था और वहीं समुद्र के किनारे एक छोटा बच्चा भी रोए जा रहा था, जैसे कि उसे उसके माता पिता छोड़ गए हों। देखो स्वामिया, वो कोई राजा लग रहा है। वो पानी में वहाँ बहता हुआ जा रहा है। हमें उससे बचाना होगा। देखने में तो लगता है कि वो बहुत ज्यादा जख्मी है। हमें उससे किसी भी तरह से बचाना होगा। हाँ, आप ठीक कहते हो, परंतु वो देखिए, उधर किनारे पर एक छोटा बच्चा भी पड़ा है। वो रो रहा है। कहीं वो बच्चा इस राजा का ही तो नहीं है, जब भी वो शायद रो रहा है। हमें तो चाहिए कि हम दोनों को बचाएं, परंतु वो बच्चा तो किनारे पर है। पहले हमें इसको बचा लेना चाहिए। बस अब वीरन एक बड़ी लकड़ी की सहायता से राजा को समुद्र से बाहर निकालकर अपनी कश्ती में बिठा लेता है। परंतु थोड़ी ही देर बाद जब राजा को होश आता है तो राजा उन दोनों को देखकर हैरान रह जाते हैं। अरे ये सब क्या हो रहा है? हम कहाँ पर हैं? कहाँ पर हैं हम? बताओ हमें, कौन हो तुम लोग? कहाँ पर हैं हम? महाराज, आप यहाँ समुद्र में बहते हुए जा रहे थे और आप बेहोश थे। इतने जख्मी हैं, आपका हर जगह से खून निकल रहा है। हमने आपकी जान बचाई है महाराज। अच्छा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, परंतु तुमने हमारी जान बचाकर अपने आप को मुसीबत में डाल दिया है। हमारी जान बचाना तुम्हें नहीं चाहिए था। अब तुम एक बड़ी संकट में आ गए हो। मैं एक बड़े श्राप में हूँ। ये क्या क्या कह रहे हैं आप? अब हमारा क्या होगा? हम मरना नहीं चाहते हैं। हमने आपको बचाकर गलती कर दी है। वीरन एक गरीब मछुआरा था जो कि अपने गांव में अपनी पत्नी स्वामिया के साथ रहता था। आजकल सभी गांववासी काफी ज्यादा परेशान चल रहे थे अपने काम को लेकर, परंतु वीरन एक मछुआरा था तो उसका काम अभी बहुत अच्छे से चल रहा था। तभी सब उसके काम पर नजर लगा रहे थे। अरे वाह भाई वाह वीरन, तेरे तो मजे लगे हुए हैं। हम किसान हैं, हमारे तो खेतों में पानी नहीं आ रहा और तू खूब मजे कर रहा है। तू तो समुंदर जाता है और वहाँ से मछलियाँ पकड़कर अपना कारोबार कर लेता है। हाँ भैया, वैसे ये भाई ठीक कह रहे हैं। देखो तुम्हारे धंधे में तो बहुत अच्छा है। समुद्र में जाओ, मछलियाँ पकड़ो और उनको बेचकर ढेर सारे पैसे कमा लो। पर आजकल समुद्र इतना पीछे चला गया है, बारिशें तो वैसे ही नहीं होती हैं और खेतों में पानी कहाँ से आएगा जब समुद्र इतना पीछे चला जाएगा? तो हाँ भाई, जब तक समुद्र का पानी पीछे तक रहेगा तब तक कुछ भी नहीं हो सकता है। हमारे गांव में बारिश तो होती ही नहीं है। समुद्र का पानी ही होता था जो कि हमारे खेतों तक आ जाता था नालियां बनाकर, परंतु अब तो समुद्र का पानी भी इतना पीछे चला गया है। काश हम भी वीरन की तरह मछुआरे होते। अरे अरे, बस करो। अगर समुद्र का पानी पीछे चला गया है तो उसमें मेरी क्या गलती है? मैंने तो समुद्र का पानी पीछे नहीं किया है ना।
जो तुम लोग मेरे काम पर नजर लगा रहे हो। अच्छा खासा मेरा काम चल रहा है, कहीं मेरा काम भी बंद ना हो जाए। ऐसे ही वीरन सभी गांव वासियों से नाराज होकर अपने घर अपनी पत्नी के पास चला जाता है। पता है स्वामिया, आज गांव में क्या हुआ? सभी गांववासी मेरे काम पर नजर लगा रहे थे। ज्यादातर गांववासी तो किसान है ना, उनका काम आजकल चल नहीं रहा क्योंकि समुद्र का पानी काफी पीछे चला गया है। तो वो सब मुझे कोस रहे हैं, कह रहे हैं वीरन तू तो सही कमा रहा होगा। सब मिलकर हमारे काम पर नजर लगा रहे हैं। तुम एक काम करो, जल्दी से अपना जाल लेकर आओ और हम मछलियाँ पकड़ने चलते हैं। जी, हमारे गाँव वासी तो हैं ही ऐसे, मैं सबको जानती हूँ। सब हमेशा अपनी चीजों के बजाय दूसरों की चीजों पर नजर रखते हैं। छोड़ें, मुझे नहीं लगता कि हमें इन लोगों की बातों पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। मैं एक काम करती हूँ, जल्दी से जाल लेकर आती हूँ, फिर चलते हैं हम मछलियाँ पकड़ने। रोज की तरह दोनों पति पत्नी मिलकर सुकून और शांति से मछलियाँ पकड़ रहे होते हैं। अचानक से मौसम थोड़ा सा बिगड़ने लगता है और बारिश का मौसम बनने लगता है। बस कुछ ही देर बाद अंधेरा छा जाता है और जोरदार बारिश शुरू हो जाती है। बिजली चमक रही होती है। उस रात समुद्र पागल सा हो गया था। बिजली चमक रही थी और जोरों की बारिश हो रही थी जो कि रुकने का नाम नहीं ले रही थी। वीरन और स्वामिया समुद्र के बीचों बीच अपनी कश्ती में फंस गए थे। तभी वहाँ पर उन्हें एक आदमी समुद्र में डूबा हुआ दिखता है। उसे देखकर लग रहा था कि वो कोई राजा महाराजा है, क्योंकि उसने अपने सर पर एक सोने का ताज पहना हुआ था। और वहीं समुद्र के किनारे एक छोटा बच्चा भी रोए जा रहा था, जैसे कि उसे उसके माता पिता छोड़ गए हों। देखो स्वामिया, वो कोई राजा लग रहा है। वो पानी में वहाँ बहता हुआ जा रहा है। हमें उससे बचाना होगा। देखने में तो लगता है कि वो बहुत ज्यादा जख्मी है। हमें उससे किसी भी तरह से बचाना होगा। हाँ, आप ठीक कहते हो, परंतु वो देखिए, उधर किनारे पर एक छोटा बच्चा भी पड़ा है। वो रो रहा है। कहीं वो बच्चा इस राजा का ही तो नहीं है, जब भी वो शायद रो रहा है। हमें तो चाहिए कि हम दोनों को बचाएं, परंतु वो बच्चा तो किनारे पर है। पहले हमें इसको बचा लेना चाहिए। बस अब वीरन एक बड़ी लकड़ी की सहायता से राजा को समुद्र से बाहर निकालकर अपनी कश्ती में बिठा लेता है। परंतु थोड़ी ही देर बाद जब राजा को होश आता है तो राजा उन दोनों को देखकर हैरान रह जाते हैं। अरे ये सब क्या हो रहा है? हम कहाँ पर हैं? कहाँ पर हैं हम? बताओ हमें, कौन हो तुम लोग? कहाँ पर हैं हम? महाराज, आप यहाँ समुद्र में बहते हुए जा रहे थे और आप बेहोश थे। इतने जख्मी हैं, आपका हर जगह से खून निकल रहा है। हमने आपकी जान बचाई है महाराज। अच्छा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, परंतु तुमने हमारी जान बचाकर अपने आप को मुसीबत में डाल दिया है। हमारी जान बचाना तुम्हें नहीं चाहिए था। अब तुम एक बड़ी संकट में आ गए हो। मैं एक बड़े श्राप में हूँ। ये क्या क्या कह रहे हैं आप? अब हमारा क्या होगा? हम मरना नहीं चाहते हैं। हमें आपको बचाकर गलती करती है। हमें शिकार का बहुत शौक है और हम शिकार पर जंगल में निकले थे, परंतु हम शिकार तो किसी और का करना चाहते थे। गलती से हमसे शिकार एक नागन के बच्चे का हो गया है। उस नागन ने हमें श्राप दे दिया। वो नागन एक जादुई और विशाल नागन थी। उस नागन ने मुझे श्राप दिया है कि अब मैं ऐसे ही जख्मी रहूंगा और हमेशा इस समुद्र में पड़ा रहूंगा। कभी भी इस समुद्र से बाहर नहीं जा सकूंगा और जो भी मुझे बचाएगा वो भी मर जाएगा। राजा के ऐसा कहते ही वहाँ पर एक विशाल नागन प्रकट होती है, जो कि गुस्से में वीरन और स्वामिया को देखने लगती है। तुम लोगों ने
इस राजा को बचाकर बहुत गलती की है। अब तुम लोग भी इसके साथ साथ मेरे श्राप में आ जाओगे। अब तुम लोगों को भी इसके साथ मरना पड़ेगा। नहीं नहीं, हमें नहीं मरना है। हमने कुछ भी गलत नहीं किया है। हमने तो इंसानियत के नाते राजा को बचा लिया है। राजा पानी में बहता हुआ जा रहा था, हम उसे नहीं बचाते तो वो मर जाता। हम अच्छे लोग हैं। ठीक है, तुम लोग अच्छे लोग लगते हो और तुमने इंसानियत के नाते इस राजा को बचाया है। ठीक है, मैं चाहती हूँ कि तुम पर मेरा श्राप ना चले, परंतु मेरे चाहने ना चाहने से कुछ नहीं हो सकता। समुद्र के किनारे वो जो बच्चा रो रहा है, उसके आंसू पवित्र जल हैं। वही जल इस राजा पर डालोगे तभी ये राजा सही होगा, और इस श्राप से तभी तुम सबको मुक्ति मिलेगी, और ये समुद्र भी तभी शांत होगा, और तभी तुम घर जा सकोगे। ठीक है नागिन, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने हम सबको क्षमा किया है। हम लोग जल्दी से वो पवित्र जल यहाँ राजा पर डाल देते हैं, ताकि हम इस श्राप से मुक्त हो जाएं और हम अपने घर जा सकें। अब ऐसा कहकर वे नागन वहाँ से गायब हो जाती है। वीरन और स्वामिया राजा के साथ अपनी कश्ती को दरिया के किनारे पर लाते हैं और उस छोटे बच्चे को वीरन अपनी गोद में उठाकर उसके आंसू राजा पर गिराता है। राजा तुरंत ही ठीक हो जाता है। राजा के ठीक होते ही अचानक से वे बच्चा समुद्र के रक्षक के रूप में आ जाता है। मैं समुद्र का रक्षक हूँ और मैं तुम लोगों की बहादुरी और तुम लोगों की ईमानदारी देखकर बहुत ज्यादा खुश हुआ। तुम लोग बहुत अच्छे दिल के हो। तुमने इस राजा की जान बचाई है और तुम्हें मुझ जैसे छोटे बच्चे पर भी दया आ गई थी, इसीलिए मैं तुम लोगों से बहुत ज्यादा खुश हुआ। अब ये पानी तुम लोगों के गांव तक भी जाएगा और सभी खेतों में जाएगा। अब तुम लोगों को घर जाना चाहिए और किसी चीज के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है आपसे। ऐसा कहकर वे समुद्र का रक्षक वहाँ से गायब हो जाता है। अगले दिन का सूरज निकलता है और अब सब कुछ ठीक हो जाता है। गांववासी भी पानी आने से बहुत ज्यादा खुश होते हैं और वीरन और स्वामिया पहले की तरह दोबारा मछलियाँ पकड़ने जाने लगते हैं।